मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुआवजा देने पर इत्तफाक। शर्म अल शेख में 2 हफ्तों से जारी कॉन्फ्रेंस में फंड कायम करने का मुआहिदा। फंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ के हदफ की जानिब पहला अहम कदम है। फंड के क़याम की मंजूरी बेहतरीन सिफारतकारी का मजहर है। कामयाब सिफारतकारी पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, शहरी रहमान और उनकी टीम की काविशें काबिल तारीफ हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मौसमियाती नुकसानात के इजाले के लिए फंड का क़याम तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ी जीत। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा। हमने मुतालिबा किया कि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसान के इजाले की तजवीज़ को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। हालिया बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ से जायद अफराद मुतासर हुए। मुल्की मईशत को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम खुशाइंद है। मुतासरा मुल्कों को मुश्किलात से निकलने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने के करीब कर दिया था। हमने IMF से मुआहदा करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलकर इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मुमताज तरक्की पसंद शायर और दानिश्वर फैज़ अहमद फैज़ को हमसे बिछड़े 38 बरस बीत गए। मुनफरिद शायरी और जुदागाना तर्ज बयां के बायस फैज़ आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें निशान इम्तियाज समेत कई मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। फीफा वर्ल्ड कप का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच में मेजबान कतर और एक्वाडोर रात 9 बजे आमने सामने। फ्रांस टाइटल का दिफा करेगा। 32 ममालिक की टीमों के दरमियान 5 शहरों के 8 स्टेडियम्स में 64 मैचेस खेले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ शो एट 6 में। मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे मौसमियाती तबाही के शिकार गरीब मुल्कों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशें बिलाखिर रंग ले आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत COP27 इजलास में माहौलियाती तब्दीली के असरात से मुतासर होने वाले तरक्की पजीर मुल्कों के नुकसानात को पूरा करने के लिए खुसूसी लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद।
پاکستان میں آنے والے اس سال بدترین سیلاب کے آنے سے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عالمی سطح پر بھرپور آواز اٹھائی. مختلف عالمی فورمز بالخصوص مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والی کوپ 27 کانفرنس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں ہونے والے نقصانات اور اس کے ازالے کے لیے دنیا کو قائل کیا. شرم الشیخ میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی کنونشن پر عمل درآمد ناگزیر ہے. Carbon footprints, and yet we became a victim of something with which we had nothing to do. And of course, it was a man-made disaster. The global goal on adaptation needs to be prioritized, both in terms of financing and timelines. We wouldn't want that tomorrow, God forbid, some other country should become a victim of this climate-induced disaster. It is extremely important that we can only do through additional funding. رواں ماہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں 2 ہفتے سے جاری کانفرنس میں پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں نے مالدار اور آلودگی پھیلانے والے ملکوں سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں پہنچنے والی تباہی کی تلافی کی جائے. کوپ 27 کانفرنس میں 200 ملکوں کے مندوبین شریک ہوئے اور 2 ہفتوں کے مذاکرات کے بعد بالآخر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا مطالبہ منظور کر لیا گیا. اس اہم فیصلے پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے موسمیاتی سربراہی اجلاس کے نتیجے میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام کو موسمیاتی انصاف کے ہدف کی طرف پہلا اہم قدم قرار دیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ٹرانزیشنل کمیٹی پر منحصر ہے کہ وہ اس تاریخی پیش رفت کو آگے بڑھائے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کوپ 27 کے حتمی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں نے موسمیاتی آفات کے شکار ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن یہ معاہدہ کاربن اخراج کو کم کرنے کی کوششوں کو فروغ نہیں دیتا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی اس حوالے سے اپیل بھی نتیجہ خیز رہی. This COP has taken an important step towards justice. I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalize it in the coming period. Clearly, this will not be enough, but it is a much-needed political signal to rebuild broken trust. The voices of those on the front lines of the climate crisis must be heard. The UN system will support this effort every step of the way. وزیراعظم نے شرم الشیخ میں موسمیاتی تبدیلی اور کمزور معاشروں کے استحکام کے موضوع پر ناروے کے وزیراعظم کے ہمراہ راؤنڈ ٹیبل اجلاس کی مشترکہ صدارت بھی کی تھی. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ برابری کی بنیاد پر نہیں، منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے. ترقی پذیر ملکوں کی صلاحیت میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے بحالی کے لیے کلائمیٹ فائنانس وقت کی ضرورت ہے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کوپ 27 کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے نقصانات سے نمٹنے کے لیے خصوصی فنڈ لاس اینڈ ڈیمیج کے قیام کی منظوری دی گئی ہے اور اس فنڈ کے ذریعے متاثر ہونے والے ترقی پذیر ممالک کے نقصانات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع. دنیا میں بڑھتی ہوئی حدت اور موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. کاپ 27 میں قائم کیے گئے اس فنڈ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت عالمی قائدین نے اہم کردار ادا کیا. لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے ذریعے سیلاب سمیت دیگر موسمیاتی نقصانات کے شکار ملکوں کو مالی معاونت مل سکے گی. موسمیاتی تبدیلیوں پر ہونے والے اجلاس پیرس ایکارڈ اور گرہن مارشل پلان کے مقابلے میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہونے والے کاپ 27 اجلاس نے عملی قدم اٹھا کر تاریخ رقم کی ہے. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کاپ 27 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے اقوام متحدہ کے تحت فنڈ کا قیام خوش آئند ہے. اس طرح کے فنڈ سے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی معیشت کو سہارا دیا جا سکے گا. You promised us an implementation COP and you delivered an implementation COP. So our congratulations to you and to all of us. The ultimate test, Mr. President, of this Conference of Parties is that it responded to the voices of the vulnerable, the damaged, and the lost of the whole world by establishing a fund
for the lost and the damage. वफाकी वजीर ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ से जायद अफराद मुतासर हुए, जिसके बायस मुल्की मईशत को $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। The catastrophic floods in Pakistan that impacted 33 million people and resulted in losses and damages of over $13 billion. We have struggled for 30 years on this path, and today in Sharm el-Sheikh, this journey has achieved its first positive milestone. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इस कामयाबी पर अपने ट्वीट में कहा कि हमने मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निपटने के लिए मुनसिफाना जायजे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को इस मामले पर गौर करने पर वकालत की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में ग्रुप ऑफ 77 के इजलास में पाकिस्तान की तजवीज़ को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया और लॉस एंड डैमेज फंड को COP27 के एजेंडे का हिस्सा बनाया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि लॉस एंड डैमेज फंड के जरिए सैलाब समेत दीगर मौसमियाती नुकसानात के शिकार ममालिक को माली मुआवनत मिल सकेगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आलमी फंड के क़याम को पाकिस्तान की पार्लिमानी सिफारतकारी के महाज पर बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि COP27 के मौके पर पाकिस्तानी पार्लिमानी सिफारतकारी के अहम संग मील उबूर किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने मौसमियाती इंसाफ के लिए इलाकाई और आलमी सतह पर भरपूर आवाज़ बुलंद की थी और पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान की कोशिशें रंग ले आईं। COP27 कॉन्फ्रेंस में अहम पेशरफ्त हुई है और लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम की मंजूरी दी गई है, जिसकी वजह से वो तमाम तर ममालिक जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से ख़तरात का सामना करते हैं, उन नुकसानात को पूरा करने में मदद मिलेगी। हाफिज़ जवाद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियाती तब्दीली हैं, इस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहे और इसकी अहमियत पर भी हमेशा इनसे हम बात करते रहे हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जवाद साहब, सबसे पहले तो इस पेशरफ्त के हवाले से कहिएगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग लाई हैं, जिस तरीके से वहाँ पर बावर करवाया गया कि साथ ही साथ जो है किस तरह से नुकसानात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी किसी मौसमियाती तब्दीली के बाद ख़तरात का सामना होता है तरक्की पजीर ममालिक को। इस अहम पेशरफ्त के हवाले से तो सबसे पहले फरमाया गया कितना अहम रही ये कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इस तरह के नताइज सामने आना कि जिस तरह से लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम का अमल मंजूरी दे दी गई है। जी देखिए, बहुत खुशाइंद बात है कि इस कॉप को इम्प्लीमेंटेशन कॉप कहा जा रहा था कि अगर कोई इसमें लॉस एंड डैमेज फाइनेंस अगर अनाउंस ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम जो हमारा इस बार कॉप का एक नारा था कि टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो वो कभी पूरा ना होता। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और ये कहना गलत नहीं होगा कि हालिया सैलाब के बाद जो पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया में गई है क्लाइमेट जस्टिस के लिए, लॉस एंड डैमेज फाइनेंस के लिए, वो इस कॉप के लिए बहुत कारआमद साबित हुई है। और दुनिया मैं खुद भी वहाँ 2 हफ्ते मौजूद रहा हूँ, तमाम ममालिक और तमाम लोग जो वहाँ क्लाइमेट के मौजूद थे, सबकी जानने की कोशिश थी कि पाकिस्तान कैसे इन हालात का मुकाबला कर रहा है और तकरीबन सब ने अपनी सॉलिडारिटी का भी मुजाहरा किया। तो इस हवाले से ये बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से होगा जो पहले लॉस एंड डैमेज फाइनेंस से फ़ायदा भी उठाएंगे। तो इसके लिए एक बल्कि ट्रांजिशनल कमेटी का भी अनाउंस किया गया है, वो काम करेगी और COP28 से पहले वो किसी स्ट्रक्चर और मेकनिज़म पर आने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये फ़ंड जो एलोकेट होंगे, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से डेवलप्ड नेशन से ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ फाइनेंस जाएगी। तो इसके अंदर ये भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाता है और इस फंड को किस तरह से यूटिलाइज करता है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्री व्हेन देयर आर सो मेनी फंड्स कमिंग टू द कंट्री। सो इस हवाले से लॉस एंड डैमेज फाइनेंस और फंड का अनाउंस होना, आज ही ये खबर सामने आई है, ये बहुत खुशाइंद है। इसके अलावा और भी बहुत सी पेशरफ्त हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल वार्मिंग का गोल है कि हमने इस दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट अप नहीं होने देना। तो जो कंट्रीज़ थी, जो पार्टीज़ थी कन्वेंशन की, उन्होंने अपनी इसके ऊपर रिकमिटमेंट का इजहार किया है कि वो इस गोल के ऊपर अभी भी मौजूद है और इस पर काम करेंगे। तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी। कुछ पेशरफ्त अडॉप्टेशन फाइनेंस की तरफ थी कि
جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح سے کلائمیٹ کا کرائسس چل رہا ہے، تو یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کچھ فائنانس کا اناؤنس کیا ہے کہ ارلی وارننگ سسٹمز لگائے جائیں ہر کنٹری کے اندر، تاکہ جب اس طرح سے کرائسس آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے اس کو کس طرح سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو کچھ ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہونے چاہیے. تو یہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہے. پھر کچھ کنٹریز نے یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے. اچھا جواد صاحب، اس فنڈ کا قیام عمل میں آنا اور پھر امپلیمنٹیشن کی طرف ایک اور قدم بڑھایا جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ترقی پذیر ممالک کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے میں یہ کتنا سازگار ثابت ہو سکے گا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کتنے عرصے میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں وہ بڑی تیزی سے فیس کرنا پڑ رہے ہیں ان ممالک کو؟ جی دیکھیں، اس کے اوپر پچھلے میرا خیال ہے 10 سال سے بات ہو رہی تھی لاس اینڈ ڈیمیج فائنانس کی، لیکن اس کی کوئی حقیقی شکل سامنے نہیں ہے. تو دس از اے فرسٹ ٹائم کہ نہ صرف یہ فائنانس اناؤنس ہوئی ہے، بلکہ پارٹیز جو ہے کنونشن کی وہ انہوں نے بڑا سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے. تو اس حوالے سے خوش آئند ہے. اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. ٹرانزیشنل کمیٹی بننے کا مقصد یہی ہے کہ اگلی کوپ 28 تک ہمارے پاس کوئی فریم ورک اور میکنزم موجود ہو کہ یہ فائنانس کس طرح سے جنریٹ ہوگی، کس طرح سے ایلوکیٹ ہوگی. تو کام شروع ہو گیا اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کس طرح سے پیش رفت ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر پھر بھی 1-2 سال تو لگیں گے کوئی نہ کوئی اس کی سولیڈیفیکیشن ہونے میں. اور اس حوالے سے ایک اور بات، چونکہ اڈاپٹیشن فائنانس کا جو پہلے سے فنڈ موجود ہے اس کے اوپر کنٹریز نے یہ کمٹمنٹ تھی کہ وہ 2020 تک $100 بلین جو ہیں اینولی وہ ڈیولپ نیشن سے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف بھیجیں گے، لیکن وہ آج تک اس حقیقی اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکے. لیکن یہ ایک خوش آئند ہے کہ اس کے لیے $230 ملین اس بار بھی بہت سی ڈیولپ کنٹریز نے اس بار بھی اناؤنس کیے ہیں. اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملٹائی لیٹرل بینکس ہے، فار ایگزامپل ورلڈ بینک ہے، وہ اپنے کردار کو مؤثر بنائے تاکہ وہ کلائمیٹ فائنانس کو اس کے لیے اپنی پالیسیز اور اس کو فنڈز کو کس طرح سے جنریٹ کریں گے بینکنگ سسٹم کے تھرو، کس طرح سے ہمارے کمرشل بینکس اور پرائیویٹ بینکس اس کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے اور اس کی اہمیت پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. پھر کنٹریز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا فوسل فیول جو ہمارا پیٹرولیم ریزروز ہے ان کے اوپر اپنی ڈیپینڈنسی کم کریں تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ اکانومیز کی طرف جا سکیں. تو یہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے ہائی لیول ڈائیلاگس ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ہائی لیول ڈائیلاگس کے اندر جو 3 بہت اہم موضوع جن کے اوپر بات ہوئی ہے ان میں سے ایک فوڈ سیکیورٹی ہے، کیونکہ کووڈ کے بعد اور یہ کلائمیٹ کرائسس کے اندر جو 2 بڑے اہم ایشو سامنے آ رہے ہیں وہ ایک فوڈ سیکیورٹی ہے اور ایک واٹر سکارسٹی ہے، ہمارا پانی اور ہماری خوراک. پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اہم مسائل میں شامل ہے، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، اس کی یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اس پر آپ بات کر رہے تھے. حافظ جواد سہیل صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کی. یقینی طور پر ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جس طرح سے جواد صاحب بات کر رہے تھے کہ فنڈ آئیں گے ترقی پذیر ممالک کے پاس تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کس طرح سے بینکنگ سسٹم اس میں جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس پر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی برسر اقتدار آئی اس نے ملکی معیشت کو بہتری کی جانب گامزن کیا، اور یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ قوم کو متحد کرنے کا ہے. جدہ میں پاکستانی کونسلیٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018 سے قبل ہم IMF کا پروگرام مکمل کر کے کشکول توڑ چکے تھے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے ملکی معیشت کو برباد کر دیا، جس کی وجہ سے معاشی بحران نے جنم لیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ملک ڈیفالٹ ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. پاک چین راہداری کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے. دوست ممالک سمیت دنیا بھر سے تعلقات کو بہتر بنایا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت سی پیک کے طرز پر سعودی عرب کے ساتھ بھی اقتصادی تعاون قائم کرنا چاہتی ہے. پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے COP 27 میں فنڈ کے قیام کے حوالے سے وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی کاوشوں کو سراہا ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ COP 27 میں نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ کے قیام پر شہری رحمان اور ان کی ٹیم خراج تحسین کے مستحق ہیں. ہمیں اب شرم الشیخ اور گلاسگو معاہدوں کو عملی شکل دینا ہوگی. جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں تنظیم G77 اینڈ چائنا کے صدر کی حیثیت میں پاکستان کی لابنگ کے نتیجے میں قائم ہوا، جبکہ فنڈ کا قیام پاکستان اور تمام ترقی پذیر دنیا کی بہت بڑی کامیابی ہے.
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद एशियाई मुल्कों की सियासी जमातों की तंजीम के बिला मुकाबला शरीक चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इस्तांबुल में तंजीम के इजलास में जनूबी कोरिया के साबिक वजीर खारजा चुंग ही योंग दूसरी बार चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जबकि 33 ममालिक की 70 सियासी जमातें इस तंजीम के रुकन हैं। इजलास में एक एलामिया भी जारी किया गया जिसमें पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन से इजहारी यकजहती करते हुए माली मुआवनत और मौसमियाती इंसाफ के जरिए लोगों की मुश्किलात को कम करने पर जोर दिया गया। नाज़रीन, अब प्रोग्राम में बात कर लेते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च की। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनकी सियासत मुल्क और जमहूरियत की मफाद में नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तोशा खाने से होने वाली चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान करोड़ों रुपए के तहाइफ बेचकर अमीर हुए हैं। इमरान खान मुल्क और इदारों को तबाह करना चाहते हैं। 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर बनाने का वादा कहाँ गया? पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के नाम निहाद लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए सूबे की इंतजामिया और पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया। सरकारी एहलकार पंजाब हुकूमत की फरमाइशें पूरी करने के लिए क्या कुछ कर गुजरे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हर हुक्म पर सर तस्लीम खम कर रहे हैं। सूबे में अवामी अदम दिलचस्पी देखते हुए एहतजाजी मार्च और जलसे कामयाब बनाने के लिए पंजाब में इंतजामिया और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इंतजामिया और पुलिस के अफसरों ने सब काम छोड़कर स्टेज और पिंडाल की तैयारी के इंतजामात संभाल लिए। कोई अफसर हुक्म हाकिम पर कुर्सियां लगवाता दिखाई दिया तो कोई साउंड सिस्टम के लिए हिदायत देता रहा, जबकि स्टेज की नोक पलक संवारने की जिम्मेदारियां भी सरकारी अफसरों को ही सौंपी गईं। इंतजामिया के आला अफसर किसी सियासी कारकुन की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस मुलाजमीन महकमे के मुलाजिम कम और पीटीआई के वर्कर्स ज्यादा दिखाई देते रहे। पुलिस को एहतजाजी मार्च का इलाका लॉकडाउन करने की जिम्मेदारी दी गई। सड़क के दरमियान स्टेज और पिंडाल तैयार कराने के लिए भी सरकारी एहलकारों को इस्तेमाल किया गया। कारोबारी मराकज और स्कूल जबरदस्ती बंद कराने की ड्यूटी भी पुलिस को सौंपी गई। और तो और ढोल और ढोलची को पुलिस वैन में जलसागाह लाने और जलसे में रौनक मेला लगाने का काम भी पुलिस मुलाजमीन के जिम्मे लगाया गया। ये टास्क उन्होंने बगैर किसी शर्मिंदगी के खुलेआम यूनिफॉर्म में पूरा किया। पंजाब पुलिस ने पीटीआई के मार्च के इंतजामात कुछ इस अंदाज में संभाले कि शहरियों और मुसाफिरों को महसूर करके रख दिया। आम लोग तो दूर की बात, एम्बुलेंस में कराहते मरीज भी लॉकडाउन से निकलकर अस्पताल ना पहुंच पाए। पुलिस वाले मिन्नत समाजत के बावजूद एम्बुलेंसेस को रास्ता देने के लिए तैयार न थे और संगदिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें वापस भिजवाते रहे। पीटीआई की एहतजाजी सियासत मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों के लिए जहर कातिल साबित हुई। सब्जियों, फलों और दीगर मसनूआत की तहसील मुतासिर होने से न सिर्फ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, बल्कि अवाम को महंगाई में इजाफे की एक और लहर का भी सामना करना पड़ा। नाज़रीन, पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए डेरा बुगटी और सोपतपुर में रैलियां निकाली गईं। चीफ ऑफ मंदरानी मोहम्मद बख्श की क़यादत में सुई बाजार से कौमी परचम उठाए बड़ी तादाद में बुगटी कबाइल ने रैली में शिरकत की। इलाका मुआहिदीन, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद रैली में शरीक थी। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कुछ सियासी जमातें अपने मवाद की खातिर अवाम को गुमराह करने के लिए पाक फौज को बदनाम कर रही हैं। वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। सोबतपुर में भी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए यकजहती रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने कहा कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है और हम किसी को भी ये लाइन अबूर करने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। बारिशों और सैलाब के तकरीबन 3 माह बाद बलूचिस्तान में रेलवे सर्विस बहाल हो गई है। बलूचिस्तान के शहर मच और बोलान से जाफर एक्सप्रेस तकरीबन 200 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हुई। बारिशों से हर एक पुल को शदीद नुकसान पहुंचने के बायस मुसाफिरों को मच बोलान रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। हर एक पुल जनवरी तक दोबारा तामीर किया जाएगा, जिससे कोयटा और मच के दरमियान रेलवे सर्विस बहाल हो जाएगी। और अब प्रोग्राम में कुछ जिक्र करते हैं डेंगू की। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में बदतरीज इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे से डेंगू के 119 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से 53, मुल्तान से 18, गुजरांवाला से 15, रावलपिंडी और शेखुपुरा से 5-5, सियालकोट से 4, सरगोधा से 3, कसूर और खानीवाल से 2-2, जबकि अटक, ननकाना साहब, नारोवाल, हाफिजाबाद, बहावलपुर, जहलम, डेरा गाजी खान, पाकपतन और चिन्योट से
एक केस रिपोर्ट हुआ है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से मुतासरा कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। जैयद आलिम दीन और सदर जामिया दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी को दारुल उलूम कराची कुरंगी में से मुल्हिक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे कबल उनकी नमाज जनाजा उनके भाई मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, समाजी शख्सियात, उमायदीन शहर, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कुरंगी कराची के सदर और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त आला थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी की वफ़ात से पैदा होने वाला खला कभी पर नहीं किया जा सकेगा। वो इत्तेहाद उम्मत के दाई और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के तर्जुमान थे। कश्मीर, फ़लस्तीन, रोहिंग्या और उम्मत मुसलमा के मसाइल पर मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी ने हमेशा आवाज़ बुलंद की। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और ज़हनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है ताकि वो मुस्तक़बिल में माशरे के मफीद शहरी बन सकें। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे मलिक उमर की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता सदी के निस्फ आखिर में दुनिया भर में यह एहसास पैदा हुआ कि तरक्की पजीर ममालिक के बच्चे सेहत, तालीम और तफरीही सहूलियात से महरूम हैं। 1990 में दुनिया के तकरीबन 186 ममालिक की बाज़ाब्ता हिमायत से 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि दुनिया भर में बच्चों के खिलाफ उनकी नस्ल, ज़बान और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रवां साल ये दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि ज़िंदगी की सरगर्मियों में हर बच्चे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। बच्चों के हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान में भी भरपूर कोशिशें जारी हैं। इसी तनाजुर में कौमी असम्बली के जारी सेशन में बच्चों के हकूक़ के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है। This House realizes that the negative effect of climate change and feels strongly about the resulting suffering of 16 million children who have been impacted by super floods in Pakistan and at least 3.4 million girls and boys who remained in need of immediate life-saving support. The House recognizes the rights of every child born in Pakistan as well as mothers and the need for provision of the best available early care and safe environment for all children. बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। इनकी बिला तफरीक रंगो नस्ल, बेहतर तरबियत और सेहतमंद सरगर्मियों में शमूलियत ही से आने वाला दौर हमारी तरक्की का ज़ामिन हो सकता है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने बच्चों को हर किस्म के इस्तेहसाल से बचाने, अखराज और पसमानदगी को रोकने और उन्हें बेहतर तालीम और सेहत की देखभाल, साफ और सरसब्ज माहौल, उनकी मुकम्मल सलाहियतों को बुरुएकार लाने के मौक़े और हर शोबे में सबकत हासिल करने के काबिल बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम में सदर ममलूकत ने कहा कि बच्चों का आलमी दिन हर साल 20 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों के हुकूक के फ़रोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया गया और 1959 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बच्चों के हुकूक का एलामिया मंजूर किया। सदर ममलूकत ने कहा कि साल आलमी यौम अतफ़ाल 2022 का थीम बहुत मौज़ूं यानी हर बच्चे के लिए शमूलियत है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, तालीम और दिमागी सेहत से लेकर नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक के खात्मे तक बच्चे और नौजवानों के मसाइल पर आवाज़ उठाना होगा, जिसमें नौजवान की नस्ल को अहमियत देने और बड़ों को एक बेहतर मुस्तक़बिल बनाने का इरादा करना है। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा है कि बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत और मुआशरे की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तालीम, सेहत और साफ और पुरअमन माहौल बच्चों की बेहतर सेहतमंद नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान को दाखिली और ख़ारिजी महाज पर मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद हमारी अव्वलीन तरजीह हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं से मुंसलिक है। और आज के दिन के हवाले से बात करने के लिए समाजी कारकुन माजिदा फ़हमी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। माजिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
वालेकुम अस्सलाम। माजिद साहबा, आप बच्चों की तालीम के हवाले से भी बात कर रही हैं, खास तौर पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल की तरफ लेकर जाना, उनकी तालीम पर काम करना। आज के दिन के हवाले से सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आलमी यौम अतफाल मनाया जा रहा है, ये दिन कितना अहम है और इसको मनाना कितना ज़रूरी है, इस दिन के हवाले से शऊर उजागर करना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज के दिन को मनाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो हमारे असासे हैं, और इन्हीं पे अगर हम टाइम देते हैं, इन्हीं को हम इनकी तरबियत इस तरह से करते हैं कि ये कल को जाके लीडर्स बने, साइंटिस्ट बने, दुनिया के डिफरेंट करियर्स में जाके जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो इसी हवाले से जो है ना मैं समझती हूँ कि हर बच्चे में पोटेंशियल है, और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर हम सिर्फ उसको अनलॉक करें थ्रू एजुकेशन तो हम पाकिस्तान की फ्यूचर को बहुत ज़्यादा रोशन कर सकते हैं। सही। माजिद साहबा, ये फरमाया कि बच्चों की तालीम और तरबियत ज़रूरी है, साथ ही साथ उनकी जो है वो नशोनुमा भी ज़रूरी है, लेकिन आप तालीम और तरबियत पर बात कर रही हैं। तालीम और तरबियत तो ज़रूरी है, हम इस चीज़ से अग्री करते हैं, लेकिन साथ ही साथ खुददारी का दर्स देना और उन्हें हुनरमंद बनाना कितना ज़रूरी है ताकि वो तारीख के मेमार के तौर पर मुस्तकबिल में सामने आ सकें। जी बिल्कुल, इसी चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जिन बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों को सिखाना। पहली बात तो ये कि जीना कैसे है, और दूसरी बात ये कि अपनी अर्निंग कैसे करनी है, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो है ना टोटली मिस होती है। तो इसमें जो है ना ये दो अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हाउ टू लिव एंड हाउ टू मेक अ लिविंग, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो है ना एक सही रास्ते पे चल पड़ेंगे और अपना जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक कर पाएंगे। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तरबियत के लिए जो साल ज़रूरी होते हैं वो होते हैं शुरू के 7 साल। अक्सर तो माएँ भी इतने टेंशन नहीं लेते, वो स्कूल्स में जो है ना बस बच्चों को भेज के वो ये समझते हैं कि उनकी तरबियत वहाँ पे होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईसीडी पे सबसे ज़्यादा फोकस है। आप अगर दुनिया के सब मोस्ट सक्सेसफुल नेशंस को देखें, इसराइल है और डिफरेंट जिनकी टॉप 2% इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं इन्हीं बच्चों की तरबियत में, और वो भी इनिशियल ईयर्स में अप टू 7 ईयर्स तक। तो इसी में जो है ना अगर आप उनको उसी तरबियत से ही पालें कि उन्होंने बड़े होके कुछ बनना है, तो आप जो है ना उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा माजिदा साहिबा, आप चूँकि बच्चों की तालीम के हवाले से काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग यकीनन ऐसे भी उनसे आपका राब्ता रहता होगा या आपसे मिलते होंगे कि जिनको कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को तालीम की जानिब लाने के लिए, क्योंकि वो बच्चे जो अभी तक तालीम हासिल नहीं कर रहे या स्कूल से बाहर हैं, यकीनन उनको इस रुकावट का भी सामना है। इस मुश्किल को किस तरीके से दूर किया जाए कि वालिदैन को कन्विंस किया जा सके कि अगर बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहिए तो हमें इन बच्चों को पढ़ाना होगा, उन्हें तालीम देनी होगी? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि वो जो है ना अपने लिए एक एसेट समझते हैं कि ये कल को हमें कमा के देंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग जिनके साथ मैंने काम किया है वो इसीलिए ही बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि वो उनको जो है ना कुछ ही सालों में बाहर भीख मांगने के लिए भेजेंगे, और वो भीख मांग के जो है ना उनकी नशे और उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करते रहेंगे। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक अलमिया है, और हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं कि हम जाके उनको रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हवाले से भी बताया जाए। हर लिहाज से हम उनको गाइड करते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली और रिलीजियसली, कि आपकी ये परवरिश अगर आप इनको शुरू में ही अगर भीख मांगने भेजेंगे तो इन पे इनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। और आगे अगर आप इन पे सही 10 साल या 15 साल इन्वेस्ट करते हैं और इनको एक अच्छी तरबियत देते हैं, तो उसके बाद जो है ना यही बच्चे आपको एक ऑफिसर बन के दिखाएंगे, एक अच्छा साइंटिस्ट बन के दिखाएंगे, एक अच्छा लीडर बन के दिखाएंगे, और आपकी जो है ना फाइनेंशियली हालात को भी घर के बेहतर कर पाएंगे। तो हम बहुत तो शुक्रिया माजिदा फ़ाहिमी साहबा हमारे साथ मौजूद थी, समाजी कारकुन हैं, बच्चों के आलमी दिन के हवाले से बात कर रही थी। बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को हुनरमंद बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुस्तकबिल में तारीख के मेमार बनकर कौम के सामने आ सकें, कौम के लिए काम कर सकें, मुल्क के लिए काम कर सकें। लेकिन बच्चों के आलमी दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो उन बच्चों को हम कैसे भूल सकते हैं जो भारतीय बर्बरियत का शिकार हैं, जो भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में कितने ही बच्चे हैं जिन्होंने पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से अपनी बेनाई खो दी, कितने ही बच्चे हैं जो भारतीय बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर बच्चों को भी इस बर्बरियत से निजात नहीं है और वो भी इसका सामना करें। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी साहब ने ज्वाइन किया है। अल्ताफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका।
अच्छा अल्ताफ साहब, आज बच्चों के आलमी दिन के मौके पर हम कश्मीर के हवाले से भी कुछ बात कर रहे हैं। बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, उनके हुकूक की बात की जा रही है आलमी सतह पर, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भी। लेकिन एक तरफ हम हुकूक की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब कश्मीर में और फ़लस्तीन में हम देखते हैं कि ये वो ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ बड़ों को नहीं बच्चों को भी निशाना बनाया जाता है। और ख़ासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो पैलेट गन्स का निशाना बनकर बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बिनाई खो दी, और इसके अलावा भी जो जुल्म बर्बरियत की दास्तानें हैं वो बेशुमार हैं, हमारे सामने हैं। क्या कहेंगे इस दिन को मनाने की जो एक अहमियत है, जो एक मकसद है, वो कितना काम आ सकता है आगे आने वाले दिनों में? इसको हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं उन बच्चों के हुकूक की बात करने के लिए, क्योंकि वो बच्चे जो महकूम एरियाज में हैं उनके हुकूक की भी तो बात करनी चाहिए। देखिए, बात तो दुरुस्त है कि दुनिया में जो आलमी दिन बच्चों का मनाया जाता है, इस दिन का मकसद अवेयरनेस पैदा करना है ताकि बच्चों को बेहतर तालीम तरबियत, वो अच्छे माहौल में पले बढ़ें, आगे बढ़ें और उनके अच्छे मौके मिलें। लेकिन बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर के बच्चे पिछले 34 साल से बिलखुसूस जिस बर्बरियत का शिकार हैं, जहाँ पर हर घर में शहादत हुई है, जो बच्चे अब पैदा हुए हैं इस दौर में, कि हर बच्चे ने देखा है उसके बाप की तजलील होते हुए, उसकी अपनी बाप की लाश को गिरते हुए देखा है, उसने अपने स्कूल के अंदर फौजियों को देखा है, हर रास्ते में फौज को देखा है, फौजियों को अपने साथियों को मारते हुए देखा। अगर हम पिछले 34 साल का कॉल मुआवजा करें तो कश्मीर में 915 बच्चे ऐसे हैं जो 1 लाख के करीब शहादतें हुई हैं, उनमें 915 बच्चे हैं जो शहीद कर दिए गए हैं, और इसी तरह 17,899 के करीब जो बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं इस दौरान में, इस भारतीय बर्बरियत की वजह से। जहाँ तक पैलेट गन्स का ताल्लुक है, आप देखते हैं कि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनसे बिनाई छिन गई, जहाँ 18 माह की बच्ची हिबा से लेकर इसी तरह 4 साल, 5 साल और 7 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे तक बिनाइयों से महरूम हुए, जो दोनों आंखों से महरूम हुए। और इस तरह कश्मीर के अंदर जिस तरह हिंदुस्तानी फौज रोज क्रैकडाउन करती हैं, रोज आबादियों को तबाह कर रही है, तो उससे बच्चों के अंदर जो खौफ और जो डर पैदा हुआ है, उस वजह से कश्मीरी बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, उनकी जहनी नशोनुमा आगे बढ़ने से रुक गई है। तो ये एक अलमिया है। जिस तरह से अभी अब हिंदुस्तान जो कि अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, अभी उन्होंने 14 तारीख को अपना बच्चों का आलमी दिन मनाया, और उस दिन भी वो ये इस दिन के लिए अवेयरनेस पैदा करते हैं, लेकिन वहाँ ये रियलाइजेशन कहीं नहीं है कि कश्मीर के बच्चे किस हाल में रह रहे हैं और किस तरह से कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी फौज जो जुल्म बर्बरियत डाल रही है जवानों पर, बुजुर्गों पर, बूढ़ों पर, लेकिन वहाँ वो बच्चों के साथ किस तरह से पेश आती है, इस पर भी हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, हिंदुस्तान की सरकार किसी तरह से भी परेशान नजर नहीं आ रही है। हमें अफसोस इस बात का है कि आलमी सतह पर ये दिन मनाने की कोशिशों में आलमी बरादरी को और उन इदारों को जो बच्चों का आलमी दिन मना रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान के इस जो रवैया रहा है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर बच्चों के साथ, इस तरफ तवज्जो दिलानी जरूरी है और हिंदुस्तान के हाथ रोकने होंगे। दुनिया तवज्जो दिलाना जरूरी है और हम हमेशा से तवज्जो दिलाते आए हैं और दिलाते रहेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा से अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का जो मसला है वो हल होना चाहिए। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बच्चों का दिन है, तो बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो KMS की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुज़श्ता 34 सालों के दौरान 915 बच्चे शहीद हुए हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। जबकि साथ ही साथ अगर भारतीय फौजियों के जुल्म के शिकार की बात करें तो 1,07,787 ऐसे बच्चे हैं जो भारतीय बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं जो आज के दिन ये अहद करती हैं कि बच्चों के हुकूक की वकालत करनी है, उनको फरोग देना है, वो क्यों खामोश हैं? इंसानी हकूक की तंजीमों का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों ने बड़ी रिपोर्टें बच्चों की जो स्टोलन चाइल्डहुड, किस तरह से मकबूजा कश्मीर में बच्चों का बचपना छीना जाता है भारतीय फौज की तरफ से, उनके मजालिम की वजह से, उनके डर की वजह से, उनके खौफ की वजह से, इस पर बेशबहा रिपोर्टें बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों ने छापी हैं। लेकिन बदकिस्मत ये कि हिंदुस्तान की सरकार जो एक इंतहा पसंद सरकार पिछले 8-10 साल से वहाँ पर कायम हुई है, और इससे पहले वाली सरकार भी किसी तरह भी उसको कश्मीरियों के इंसानी हकूक, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, किसी तरह से उससे कोई गरज नहीं है। उनकी एक ही गरज रही है कि कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है हिंदुस्तान के गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ, उसको दबाने के लिए, और वहाँ वो
بچوں کی ہر طرح کی نشو نما ان کے آگے بڑھنے کے عمل کو روک رہی ہے. اب میں نے پہلے کہا کہ 36% سکول ایسے ہیں جن کا یا تو پلے گراؤنڈ کسی آرمی کیمپ کے ساتھ مشترکہ ہے یا کلی طور پر آرمی نے اس سکول پر قبضہ کیا ہے. اور جس طرح سے ہندوستانی فوج بچوں کے ساتھ جو رویہ ان کا روا رکھا, اس وجہ سے جتنے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں سکولوں میں, وہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے کشمیر کے اندر. ہندوستانی سرکار ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے کشمیریوں کے بچوں کو سکولوں سے دور رکھا جائے, ان کو تعلیم سے محروم رکھا جائے, ان کو بہتر نشو و نما نہ ملے, ان کو بہتر کھیل کود کے مواقع نہ ملے. اس طرح کے جو اقدام ہندوستانی سرکار کی طرف سے ہو رہے ہیں. اب ہندوستان دنیا کو دکھانے کے لیے تو بہت سارے ایسے میلے لگا رہا ہے جس میں ہندوستان بھر سے لوگوں کو لا کر وہاں پر رقص ناچ کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کشمیر میں نارمل سی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے اندر نہ تو کسی انسانی حقوق کی تنظیم کو کام کرنے کی اجازت ہے, نہ کسی انسانی حقوق کے کارکن کو. بھارت اپنا ایک اچھا چہرہ دکھا رہا ہے دنیا کو کہ بھارت بہت پرامن ملک ہے, لیکن اب مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے. بہت شکریہ الطاف حسین مانی صاحب, حریت رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مقبوضہ کشمیر میں جو بچوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر بات کر رہے تھے. بالکل جی, اور پروگرام میں یہاں آپ کو بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن شازیہ مری نے بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک پیغام دیا ہے, اور اس پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہزاروں غریب خاندانوں کے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے وظائف دے رہا ہے. یہ وظائف بے نظیر نشو و نما پروگرام اور بے نظیر تعلیمی وظائف کے تحت دیے جا رہے ہیں. آج کے دن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے لاکھوں بچے بے گھر ہوئے ہیں. ہم ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے عزم کو دہراتے ہیں. ہم نے جو اپنی چھوٹی سی کوشش بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر کی ہے, ایسی بہت ساری کوششیں کریں گے تو پاکستان کے بچے مضبوط ہوں گے, دنیا کے بچے مضبوط ہوں گے. اور اس برس جو انکلوژن فار ایوری چائلڈ کا ایک سلوگن ہے بچوں کے اعتبار سے, اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ضرور مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے کا نہ کوئی رنگ ہے, نہ کوئی نسل ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی اور بھید بھاؤ ہے. بچہ بچہ ہوتا ہے, اس کو اس کے بچے ہونے کی حیثیت سے پہچانا جانا چاہیے, اس کے جو حقوق ہیں اسے ملنے چاہیے. ترقی پسندانہ سوچ اور جداگانہ اسلوب کے حامل شاعر فیض احمد فیض کو ہم سے بچھڑے 38 برس بیت گئے, مگر اہل علم و ادب آج بھی ان کی شاعری کے سحر میں مبتلا ہیں. فیض کی ادبی خدمات کے حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم. فیض احمد فیض ادب کے افق پر چمکنے والا ایک ایسا آفتاب ہے جس نے دنیا ادب کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجالا بخشا. 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے فیض نے 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا. 1933 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش اور بعد میں اورینٹل کالج سے ایم اے عربی کیا. یہی وہ وقت تھا جب فیض کی شاعری اپنے جداگانہ انداز بیاں کے باعث ترقی کے منازل طے کرتے اس نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی جہاں تک شاید ہی کوئی دوسرے ترقی پسند شاعر کی رسائی ممکن ہو. بظاہر فیض کی شاعری اپنے اندر رومانوی انداز سمیٹے ہوئے ہے, مگر اس میں مساوات اور آزادی کا پیغام ہے. فیض احمد فیض نے شاعری میں جو ترقی پسندانہ روش اپنائی, اس کے باعث انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے قید کے دوران کئی شہکار تخلیق کیے جو آج بھی زبان زدے عام ہیں. فیض احمد فیض تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے. انہیں پاکستان ٹائمز اور اردو اخبار امروز کے چیف ایڈیٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے. فیض احمد فیض کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں نشان امتیاز سمیت کئی ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے بھی نوازا گیا. فیض جیسے شاعر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں تک ہی یاد رکھے جاتے ہیں. وردہ سلیم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام میوزک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیل عائشہ آفرین کی رپورٹ میں دیکھیے. موسیقی روح کی غذا ہے اور پاکستانی موسیقاروں کی دنیا بھر میں دھوم ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان میں موسیقی سے بھرپور 3 روزہ محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں سر اور سنگیت کا شاندار ملاپ ہوا.
मुल्क भर से मुख्तलिफ सकाफती गुलकारों ने शिरकत करके अपने फन के जौहर दिखाए, जिसे सुनकर हाजरीन झूम उठे। यहाँ बहुत अच्छा लगा और मेरा फेवरेट सिंगर कैफे कली। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी और गाने में भी। फ्रेश होने के लिए जरूरी है कि अच्छा म्यूजिक सुना जाए, नए टैलेंट को सुना जाए। मौसीकी मेले में शायकीन अपनी सकाफती मौसीकी से लुत्फ अंदोज हुए। मैं समझता हूँ कि असनाफ की तमाम मौसीकी, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, म्यूजिक, रॉक, ये तमाम को एक जगह जमा करके रखना, ये आर्ट्स काउंसिल का बहुत अच्छा खासा है। यहाँ पर मैं म्यूजिक सुनने आई, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। मजीद इस तरह के फेस्टिवल पाकिस्तान में मुनक़द होने चाहिए। मौसीकी से सजी इस महफिल का मकसद पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करना और पाकिस्तान के अजीम गुलकारों को खिराजे तहसीन पेश करना है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के बाद अब हैदराबाद में भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं शिराज अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में लोकल ट्रांसपोर्ट के मसाइल से शहरी सख्त परेशान थे। कई सालों से शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी। सिंध हुकूमत ने शहरियों की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया है। हैदर चौक से ठंडी सड़क, किदू चौक, कासिम चौक और जेल रोड से होती हुई ये बसें हाला नाका और हटड़ी बाईपास तक चलाई जा रही हैं, जिससे हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। ये जो सर्विस आई है गरीबों के लिए बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छी सहूलत दी है, आवाम की खिदमत भी हो रही है। हैदराबाद को ये मौका मिलना चाहिए तो प्रोवाइड हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदे होंगे और ऐसी बसें चलेंगी, लोग सफ़र करेंगे। गरीब आवाम अस्पताल जाने के लिए परेशान हुआ करती थी। इस मामले से जो है हम बड़े शुक्रगुजार हैं सीएम साहब के और चटर्जी साहब के, जिन्होंने ये बस सर्विस स्टार्ट किया। ये जो बस सर्विस जारी की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। 15 किलोमीटर तक रूट पर सफ़र करने वालों से इंतहाई कम किराया लिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की है। हम इंतकामी या तनकीदी सियासत पर नहीं, अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। बस को अपनी बस समझे, ये आपके टैक्सेस से ली हुई बसेज हैं, इसकी हिफाजत करें। पहले 3 दिन इसमें जितने भी लोग सवारी करेंगे हुकूमत की तरफ से वो मुफ्त में सवारी होगी। शर्जील मेमन का कहना था कि हैदराबाद की डेवलपमेंट के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 20 लाख घर हुकूमत बनाकर दे रही है। बस सर्विस के आगाज पर सूबाई वजीर ने अवाम के साथ बस में सफ़र भी किया और मुख्तलिफ रूट्स का जायजा लिया। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर में इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर में इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल में आए तो यूं महसूस होता है कि सारा लाहौर यही उमड़ आया है। क्यों ना हो अहले लाहौर फनो अदब के दिल दादा जो ठहरे। इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल के मुख्तलिफ प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंसेस में हर उम्र तबके से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। खुसूसन बच्चों ने इस्लामी खताती के फन पारे पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। न्यू टैलेंट के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे वर्कशॉप्स भी हो रही हैं, एग्जीबिशंस भी लगी हुई हैं, कव्वाली का भी रेंज है, तो सब न्यू टैलेंट के लिए मैसेज है कि वो आए, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। फेस्टिवल में ईरानी और तुर्किया समेत मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के स्टॉल्स भी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज रहे। खुसूसन तुर्किया की रवायती तस्वीर की तैयारी में आवाम ने गहरी दिलचस्पी ली। लोगों ने काफ़ी तवज्जो किया है, बहुत इंटरेस्टेड है। इधर हम तस्वीर बना रहे हैं मुख्तलिफ डिफरेंट मटेरियल के साथ है। ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इनेकाद किया है इस इवेंट को। इससे तीनों ममालिक में दोस्ती का ताल्लुक जो है वो गहरा होता है। तीनों ममालिक के अवाम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता है दोस्ती का। फेस्टिवल इज वेरी अमेजिंग। वी कैन सी द सिमिलरिटीज बोथ ऑफ दिस कंट्रीज, पाकिस्तानी, ईरानी एंड तुर्किश कल्चर। वी कैन सी आवर सिमिलरिटीज, our arts similarities, and it's amazing. सूफी म्यूजिक ने तो आर्ट फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। इस पर गुलकारा तहसीन सकीना की मधुर आवाज और सूफियाना शायरी पर हाजरीन झूमते रहे। मकामी सकाफत को फरोग देने के लिए फेस्टिवल में लोक विरसे का स्टॉल भी लगाया गया। इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल ने जहां लोगों को तफरीह के मौके फराहम किए हैं, वहीं पर इल्मी और अदबी तालीमात से रूशनास भी करवाया है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पिंडी गैप के शहरी भी सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए अपनी मनपसंद खाने की दुकानों का रुख कर लेते हैं। कोई चप्पल कबाब, फ्राई मछली, गरम जलेबी के मजे लेता है तो कोई पिंडी गैप की सौगात चने समोसों पर हाथ साफ करता दिखाई देता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ साबरी। मौसम सरमा की पहली बारिश
जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा लेकर आई, वहीं पिंडी गेप के शहरियों को सर्द मौसम को लुत्फ अंदोज होने का मौका मिल गया। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद खानों की दुकानों पर रश देखने में आ रहा है। मौसमी सूप की रेडियों और दुकानों पर भी लोगों की आमद है। हम लोग सूप पी रहे हैं, सूप के साथ साथ मछली वगैरह खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। सर्दियों में जनाब हम मछली का इस्तेमाल करते हैं और कबाब वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कहीं कोई तिक्का कबाब खा रहा है तो कहीं फ्राई की हुई मछली, और तो और चप्पल कबाब और जलेबी की दुकानों पर भी लोगों ने डेरे जमा लिए। आसिफ साबरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पिंडी गेप। रुख करेंगे खेलों की दुनिया का और बात करेंगे फुटबॉल की। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला कतर में सजने को तैयार है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब अल-बैत स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 7:30 बजे शुरू होंगी। इफ्तिताही मैच में मेज़बान कतर और एक्वाडोर रात 9 बजे आमने सामने होंगे। इवेंट में 32 ममालिक की टीमें शरीक हैं। 5 शहरों के 8 स्टेडियम्स में 64 मैचेस खेले जाएंगे। फ्रांस की टीम टाइटल का दिफा करेगी। कतर मेज़बानी करने वाले अरब का पहला और एशिया का दूसरा मुल्क है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर कतर के अमीर मोहतरम शेख तमीम बिन हब्द सानी और बरदर अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान दुनिया को कतर की तारीख, सकाफत और मेहमान नवाजी का बेहतरीन तजुर्बा हासिल होगा। यकीनी तौर पर जो फुटबॉल के शायकीन हैं उनके लिए बड़ा दिलचस्प मरहला होने वाला है आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि कतर में फ़ीफ़ा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है और जिन शायकीन को लगाव होता है फुटबॉल के साथ उनके लिए बड़ा अहम होता है, वो बड़ी दिलचस्पी से मैच देखते हैं। और आज रात जो है 9 बजे पहला मुकाबला होगा, 7:30 बजे है वो तकरीब का इनेकाद कर दिया जाएगा बाकायदा तौर पर। तो तमाम जितनी भी टीम उसमें शिरकत कर रही हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है वो गुड लक। और इसी के साथ ही प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।